हेलो एवरीवन, आज हम अपना 7th क्लास की थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है हमारी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, उसका थर्ड चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ। तो हमारी जो अर्थ है वो कैसे चेंज करती है, वो कैसे उसमें चेंजेस आते रहते हैं, मतलब वो बदलती रहती है। मतलब कभी उसमें अर्थक्वेक आ जाते हैं, कभी वॉल्केनोस फट जाते हैं, तो वो बदलती रहती है। ठीक है, इसका मतलब हो गया। अब मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर के बारे में। किसके बारे में? लिथोस्फीयर। तो एक बार देख लेते हैं लिथोस्फीयर। एक मिनट। लिथोस्फीयर क्या होता है? तो लिथोस्फीयर मैंने बताया था कि जितना भी लैंड का पार्ट है, लैंड का जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में लैंड का पार्ट तो आता ही है, और क्या आता है? जैसे ओशंस होते हैं, हमारे ओशंस होते हैं, ये ओशंस में पानी होता है, और इसके नीचे भी हमारा क्या होता है? लैंड का पार्ट होता है। ओशन के नीचे लैंड का पार्ट होता है, ये भी बताया था मैंने। तो लिथोस्फीयर में हमारे में लैंड का पार्ट तो आता ही है, लेकिन जो ओशंस के नीचे वाला जो लैंड का पार्ट है, मतलब कि जैसे मान लो आपने कोई गड्ढा खोदा, उसमें आपने पानी भरा, तो इसमें दिख तो हमें पानी रहा है, लेकिन नीचे तो इसमें लैंड का पार्ट है। नीचे लैंड का पार्ट है, ऊपर ही तो पानी है, नीचे तो लैंड का पार्ट है। तो इसका मतलब यही है कि लैंड का पार्ट भी आएगा, और ओशंस के नीचे भी जो लैंड का पार्ट है वो भी आएगा हमारे लिथोस्फीयर में। ठीक है, अब मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक कहानी सुनो। बहुत मिलियन ऑफ ईयर अगो पहले, कितने अगो पहले? मिलियन ऑफ ईयर अगो पहले हमारी जो अर्थ थी, आपने ये सबने पहले सुना होगा कि हमारी जो अर्थ है क्या है? हमारी जो क्या थी? अर्थ। वाह, हमारी जो अर्थ थी वो क्या थी पहले? वो थी एक आग का गोला, मतलब उसमें से पहले हमारी आग निकल रही थी। बहुत ही ज़्यादा गर्म थी ये, बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। फिर क्या हुआ? ये धीरे धीरे ठंडी हुई। क्या हुई? धीरे धीरे ठंडी हुई। इसको ठंडी होने में भी बहुत साल लगे, बहुत बिलियन ईयर्स लगे इसमें ठंडी होने में। फिर ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद इसमें ये जो ऊपर वाली क्रस्ट है ना इसकी, ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये थोड़ी सी सॉलिडिफाई हो गई थी। सॉलिडिफाई मतलब कि थोड़ी सी जम गई थी ठंडी होने के कारण। फिर ये जम गई थी, ये सॉलिड हो गई थी ऊपर से। इतनी ज़्यादा सॉलिड भी नहीं हुई थी, मतलब बिल्कुल एक तरह से, पर थोड़ी बहुत क्या हो गई थी? सॉलिड हो गई थी। अब इससे हमारे क्या बन गए थे? अर्थ की क्रस्ट बन गई थी। पहले ये बहुत गर्म थी, फिर धीरे धीरे करके ठंडी हुई, और फिर ठंडी होने के बाद पहले इसकी जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाली जो पार्ट है वो ठंडा हुआ। ठीक है, ये ठंडा हुआ तो ऊपर की हमारी क्या बनी? क्रस्ट बनी, ऊपर की क्रस्ट बन गई। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है? किसी कारण वजह से, अभी आपको ये इतना डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको सिर्फ कहानी बता रही हूँ, आप ये समझ लो। बाद में ये जो क्रस्ट है, क्या है? ये क्रस्ट है, ये क्या हो जाती है? टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। बहुत सारी ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इसको कहते हैं हम, जो ये टुकड़ों में टूटती है, इसको कहते हैं हम लिथोस्फेरिक प्लेट। एक ढंग से मैं बताती हूँ क्या कहते हैं हम कहते हैं इसे लिथोस्फेयर। ये ऐसा कहाँ से आ जाता है? लिथोस्फेयर बेल्ट, लिथोस्फेयर प्लेट, सॉरी बेल्ट बोल रही हूँ, लिथोस्फेयर प्लेट। जब हमारी लिथोस्फेयर का पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, मतलब कि ऐसे कुछ पार्ट होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया? टूट गया था। फिर ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये बन गए थे हमारे लिथोस्फेयर प्लेट्स। अब ये लिथोस्फेयर जो प्लेट है, इसमें यही लिखा है कि हमारा जो लिथोस्फेयर है वो टूट गया था बहुत सारी प्लेट्स में, जिनको कहते हैं लिथोस्फेयर प्लेट्स। अब ये जो लिथोस्फेयर प्लेट है ना हमारी, जिसकी ये प्लेट है, जैसे मान लो ये प्लेट है, ये बहुत ही सारे हिस्सों में टूट गई, इसको कहते हैं लिथोस्फेयर प्लेट्स। अब ये जो प्लेट्स है ना, ये धीरे धीरे करके मूवमेंट करते रहते हैं, मतलब थोड़ी सी इधर मूवमेंट कर रही है, कि ये वाली थोड़ी सी इधर मूवमेंट कर रही है, ये वाली इधर मूवमेंट कर रही है, तो ये ना थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करते रहती है। मूवमेंट क्यों करती है? जैसे ये अर्थ है, मैंने क्या बताया था? अर्थ के कोर में क्या होता है? अर्थ के कोर में होता है मैग्मा। अर्थ के नीचे यहाँ पे क्या होता है? मैग्मा होता है। मैग्मा लिक्विड वाला पार्ट होता है। तो ये जो लिक्विड वाला पार्ट है, ये ना जिसकी थोड़ा सा उबलता रहता है, मतलब कि खदकता रहता है, ये समझ लो आप, कि जो लिक्विड वाला पार्ट है खदकता है, जिसके कारण
ये जो बाहर की जो प्लेट है, ये जो बाहर की जो प्लेट है, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है ना, ये इसके कारण हमारी क्या करती है, मूव करती है। जब हमारे जो अंदर का, जैसे मान लो कोई बाल्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्या है, बाल्टी है, ठीक है। बाल्टी में आपने क्या भर दिया, पानी भर दिया, ठीक है, पानी भर दिया। और यहाँ पे ऊपर एक क्या रखी है, ऊपर आपने पानी के ऊपर एक प्लेट तैर रही है। अब मान लो क्या तैर रही है, प्लेट तैर रही है, वो डूब नहीं रही है, वो प्लेट तैर रही है उसके ऊपर। अगर आप जैसे इस बाल्टी का जो पानी, अगर इसको थोड़ा सा हिलाओगे ना, तो देखोगे कि आपकी प्लेट भी क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो ऐसे ही है हमारा अर्थ है, उसके अंदर मैग्मा है, ये मैग्मा थोड़ा सा हिलता है तो हमारी जो बाहर की जो प्लेट है ना, वो मूवमेंट करती है। ये नहीं कि भाई ये प्लेट है, ये इधर जाके इधर खिसक गई, इतना ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करती है, थोड़ा सा मिलीमीटर करती है बस, कुछ मिलीमीटर हर साल, कुछ मिलीमीटर, यानी कि हर दिन मूवमेंट कर रही है, हर साल बस कुछ मिलीमीटर क्या करती है, मूवमेंट करती है। अब ये हम चलिए किसके कारण करती है, मैग्मा के कारण। जो मैग्मा का मूवमेंट होता है उससे हमारा लिथोस्फेरिक की मूवमेंट होती है। फिर उसके बाद ये जो मूवमेंट्स है प्लेट का, इनसे क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है इन प्लेट से। जैसे ये प्लेट है, ये इधर मूवमेंट कर रही है, यहाँ पे मान लो कोई प्लेट है, इधर इसने मूवमेंट करी तो इसको धक्का लगा, तो इनसे क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, फोर्स जनरेट होता है। अब फोर्स दो तरह का होता है। ये जो फोर्स जनरेट हुआ है, ये जो फोर्स जनरेट हुआ है, ये जो इनसे क्या हुआ, फोर्स जनरेट हुआ है, ये दो तरह का होता है। एक होता है एंडोजेनिक और एक होता है हमारा एक्सोजेनिक। अब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या होता है, एंडोजेनिक पहले तो एंडोजेनिक क्या होता है कि जब अर्थ की इंटीरियर में कुछ, यहाँ पे लिखा है द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेज। एंडोजेनिक फोर्सेज जो अर्थ के इंटीरियर में लग रहे हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेज जो अर्थ की सरफेस पे लग रहे हैं। ये समझ लो कि एंडोजेनिक फोर्स क्या होते हैं, जो अर्थ के इंटीरियर में लगते हैं, अर्थ के इंटीरियर में भी फोर्स लगते हैं हमारे। और एक्सोजेनिक जो अर्थ के क्या लग रहे हैं, क्रस्ट पर लग रहे हैं, बाहर वाले पार्ट पर लग रहे हैं। ये क्रस्ट है हमारा, मान लो, तो इस वाले पार्ट पर जो फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं एक्सोजेनिक, और एंडोजेनिक जो अंदर लग रहे हैं। तो ये होता है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बता रखी है लिथोस्फेरिक प्लेट्स की। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है क्या, तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया था जो प्लेट्स है बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब बहुत सारे टुकड़ों में टूट गई है, जो कि कुछ पार्ट है जिसमें, जिस प्लेट में, मैं यहाँ पे प्लेट बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स नहीं बोल रही। आप अगर समझोगे कॉन्टिनेंट्स बोल रहे हैं, नहीं, मैं कॉन्टिनेंट्स नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ प्लेट। इन प्लेट में हमारे कॉन्टिनेंट भी आते हैं और ओशन भी आते हैं। ओशन क्योंकि ओशन के नीचे हमारा लैंड का पार्ट है ना, जैसे ये हमारा ओशन होता है, उसके नीचे लैंड का पार्ट है। तो ये जो नीचे वाला लैंड का पार्ट है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये जो नीचे वाला लैंड का पार्ट है, इसमें हमारे ओशन भी है और कॉन्टिनेंट भी है। कॉन्टिनेंट मतलब कि जो हमारा लैंड का पार्ट है जिस पर हम रह रहे हैं, उसको कहते हैं हम कॉन्टिनेंट। और ओशन भी है हमारे साइड में, जैसे इंडिया के साइड में कौन सा ओशन है, अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, ये सब है। तो ये ना प्लेट्स पर है, किस पर हैं, ये है प्लेट्स पर। हमारे कॉन्टिनेंट्स और हमारे ओशन किस पर है, ये है हमारी प्लेट्स पर। तो ये जो प्लेट्स है, ये कितनी प्लेट्स है, तो आप याद रखना, इसमें हमारे जो 8 माइनर प्लेट्स हैं और 7 मेजर प्लेट है। माइनर मतलब कि छोटी, मेजर मतलब कि बड़ी। 7 बड़ी प्लेट हैं और 8 छोटी प्लेट है हमारी टेक्टोनिक प्लेट। ये जैसे लिथोस्फीयर हमारा टूट गया था, फिर टूट के बहुत सारी प्लेट्स उससे बन गई थी, और उस प्लेट्स में 7 हमारी बड़ी प्लेट है, 8 हमारी छोटी प्लेट है। ये हमने देख लिया। अभी हम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक जो फोर्स है उसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो यहाँ पे डायग्राम में बता रखा है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक मैंने क्या बताया था कि जो अर्थ के अंदर हो रही है, एक्सोजेनिक जो अर्थ के बाहर जो फोर्स लग रही है, एंडोजेनिक जो अर्थ के अंदर से जो फोर्स लग रही है। एंडोजेनिक एक बात याद रखना, एंडोजेनिक जो है वो हमारा सडन है। सडन मतलब कि एकदम से होता है, उसमें एकदम से। जेनिक में क्या होता है, एंडोजेनिक में होते हैं सडन मूवमेंट। क्या होते हैं सडन, मतलब कि अचानक से होते हैं। सडन और स्लो मूवमेंट क्या होते हैं, एकदम अचानक से भी होते हैं और धीरे धीरे मूवमेंट्स भी होते हैं। सडन मूवमेंट्स कौन सा हो गया, सडन मूवमेंट हो गया हमारा वॉल्केनो।
वोल्केनो, जैसे हमारा जो वोल्केनो है, ये हमारा वोल्केनो होता है, इसमें कभी भी अचानक से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी अचानक से यहाँ से मैग्मा बाहर आ जाता है अचानक से। ये होता है सडन मूवमेंट, ये अर्थ के अंदर से आ रहा है, अंदर से कोई फोर्स लग रहा है इस पर और फिर ये बाहर आ जाता है, इसको कहते हैं हम सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट हमारा वोल्केनो, और स्लो मूवमेंट्स में अर्थक्वेक्स वगैरह जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा तबाही मचा देते हैं अर्थ की सरफेस पे। डिस्ट्रक्शन मतलब कि बहुत ही चीज़ों को ये उलट पुलट कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन मतलब ये है। अब वोल्केनो के बारे में बताया गया कि वोल्केनो है, ये हमारा क्या है, वोल्केनो है। तो वोल्केनो एकदम से सडनली मतलब अचानक से वो इरप्ट हो जाता है। हमें क्या पता होता है कि अच्छा आज ये दिन है भाई, आज तो वोल्केनो इरप्ट होगा, नहीं, हमें नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि ये एकदम से सडन होता है। कैसे? अब ये वोल्केनो की पूरी प्रोसेस बताई गई है। ये मैंने क्या बताया था कि अर्थ की लेयर्स होती है। पहली लेयर को कहते हैं हम क्रस्ट, फिर उसके नीचे वाली लेयर को कहते हैं मेंटल, जिसमें हमारा क्या होता है, मैग्मा। इसमें क्या होता है, मैग्मा। तो ये जो है हमारी अर्थ की क्रस्ट की लेयर, मतलब कि ये क्रस्ट है हमारी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, और ये नीचे है मेंटल। मेंटल में क्या है हमारा है मैग्मा। ये मैग्मा हमारा ना बाहर आता है, यहाँ से इसने एक रास्ता बना लिया, ये बाहर निकलता है। पहले देखो वोल्केनो फॉर्म कैसा होता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ की सरफेस है, अभी इसमें कुछ नहीं है, ये हमारा क्या है, मेंटल है, इसमें क्या है, हमारा मैग्मा है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे करके यहाँ से फोर्स लगता है इस पर, ये फोर्स लगाता है, ये बाहर जाने की कोशिश करता है, तो बाहर जाने की कोशिश करता है, ये जो है ना, ये जो अर्थ का पार्ट है, ये थोड़ा सा बीच में से मुड़ जाता है, यहाँ से ये ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर ओपन होने के बाद यहाँ से मतलब इस पर फोर्स लगता है तो ये टूट जाता है, और यहाँ से हमारा क्या निकलने लग जाता है, मैग्मा। फिर ये मैग्मा बाहर आके क्या बन जाता है, लावा। फिर ये लावा धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई। अब ये सॉलिडिफाई हो गया, अभी थोड़ा सा बना, फिर किसी और दिन और मैग्मा, फिर और ये सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर और मैग्मा। तो ऐसे ऐसे करके हमारा क्या बन जाता है, एक वोल्केनो बन जाता है। ऐसे हमारी एक वोल्केनिक फॉर्म बन जाती है। तो ये जो आप लेयर्स देख रहे हो ना, ये वाले लेयर्स, ये वाले लेयर्स, तो पहले हमारा इतना हुआ, फिर बाद में इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर बनते बनते हमारा ये इसने ऐसी शेप ले लिया। तो ऐसे बनता है हमारा वोल्केनो। अब इसमें वोल्केनो के बारे में बता रखा है कि भाई ये हमारी क्रस्ट है, ये मेंटल है, मेंटल में क्या है, मैग्मा। ये मैग्मा आ रहा है हमारा ऊपर, मैग्मा कहीं कहीं से साइड में से अब जब मैग्मा क्या निकलता है, हमारा बाहर निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, लावा। तो ये कहीं और साइड से भी निकल जाता है, उसको कहते हैं हम लावा, जहाँ से ये बाहर निकल गया। अब जिस पाइप के थ्रू ये मैग्मा आ रहा है, उस पाइप को कहते हैं हम वेंट, मतलब कि इसके थ्रू ये आ रहा है, तो उसको कहते हैं वेंट। अब जहाँ पर इसकी क्या होती है, ओपनिंग होती है, जहाँ से ये खुलता है, उसको कहते हैं हम क्रेटर। और इसमें से जैसे कि ये मैग्मा निकला, तो इसमें से बहुत सारी गैसेस भी निकलती हैं। जैसे आप कभी आग लगाते हो, जैसे आपने कभी क्या लगाई, आग, सर्दियों में क्या लगाते हैं सर, आग लगाते हैं, ठीक है। तो उससे आग से धुआं भी निकलता है। तो ऐसा ही है, ये मैग्मा क्या है, गर्म है, ये बाहर आ रहा है, और इसमें से क्या निकल रहा है, धुआं भी निकल रहा है, और एशेस भी निकल रही हैं, गैसेस निकल रही हैं। तो ये क्या होता है, सडन मूवमेंट में आता है। ये आता है हमारा एंडोजेनिक में, कि इसमें एकदम से सडन मूवमेंट होता है। तो ये हो गया हमारा एंडोजेनिक का पार्ट, एंडोजेनिक फोर्स का। अब यहाँ पे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक के बारे में बता रखा है। मैंने क्या बताया, एंडोजेनिक का मतलब, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। एंडोजेनिक मतलब कि अर्थ के अंदर, एक्सोजेनिक अर्थ के बाहर। एंडोजेनिक मतलब होता है ओरिजिन, और एक्सो आउटसाइड ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि कुछ बनता है, कुछ जनरेट होता है, ठीक है। तो एंडोजेनिक मतलब कि अंदर जनरेट हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है। एक्सोजेनिक मतलब कि अर्थ के सरफेस पे कुछ हो रहा है, अर्थ के बाहर कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। हमने देखा कि एंडोजेनिक में क्या क्या आते हैं, हमारे वोल्केनो आ गया, और क्या आ गया, अर्थक्वेक आ गया। तो वोल्केनो के बारे में तो हमने पढ़ लिया, वोल्केनो के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम अर्थक्वेक के बारे में। तो यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक है, यहाँ पे हमारे अर्थक्वेक के बारे में बता रखा है। अब देखो अर्थक्वेक आता कैसे है। मैंने क्या बताया था कि जो एक हमारी जो अर्थ बनी थी, जैसे हमारी अर्थ है, वो पहले आग का एक गोला थी, फिर इस पर एक लेयर बनी, ठंडी हो गई लेयर बनी, फिर ये बाद में ना छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब ये जिसकी ये हमारी अर्थ की प्लेट है, ये छोटे छोटे पीसों में टूट गई, ये उसका अलग पार्ट हो गया, ये इसका अलग पार्ट हो गया। तो जैसे मान लो कोई दो प्लेट है, ये दो प्लेट है,
ये जब ये ना प्लेट जो है ना आप मूवमेंट करती है, मतलब इधर से उधर घूमती रहती है। मान लो ये दो प्लेट आपस में क्या हुई, टकरा गई, तो दो प्लेट जैसे आपस में टकराएंगी तो इसमें क्या निकलेंगे, वाइब्रेशंस। जैसे ये टकराई, जैसे एक मिनट मैं ढंग से समझाती हूँ। ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। आप कोई दो चीज़ों को आपस में टकराना, मतलब कि एक बार लड़ा के देखना आपस में, तो ये दो प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो इनसे क्या निकलती है, वाइब्रेशन, एकदम से वाइब्रेशन निकलती है। तो ऐसे ही यहीं पे जैसे हमारी ये जो प्लेट है, ये जो टकराती है ना तो वाइब्रेशन निकलती है। उस वाइब्रेशन से हमारा आता है अर्थक्वेक। उस वाइब्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, उस वाइब्रेशन को कहते हैं अर्थक्वेक। अब ये कहाँ से जनरेट हुआ है, ये जनरेट हुआ है हमारा यहाँ से, इस पॉइंट से जनरेट हुआ है ये। तो इस पॉइंट पे आया है, तो इस पॉइंट को कहते हैं हम फोकस। कि यहाँ से इस पॉइंट से, मतलब दो प्लेट यहाँ पे टकराई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से हमारा क्या हुआ है, जो वाइब्रेशन जनरेट हुई है, तो ये तो अर्थ के नीचे हो रहा है, अर्थ की सरफेस पे। जो इसके ऊपर वाला, ठीक इससे ऊपर वाला जो पॉइंट होगा उसको कहते हैं हम एपिसेंटर। इसको डायग्राम की मदद से देखो, डायग्राम में आपको अच्छे तरह से दिखेगा। ये देखो यहाँ पे ये रहा डायग्राम। ये जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई दो प्लेट होती हैं, यहाँ पे प्लेट है, वो आपस में टकराई, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ, वाइब्रेशन। अर्थ के नीचे, ये अर्थ के नीचे ये टकरा रही है, अर्थ के नीचे होती है वो प्लेट्स, तो अर्थ के नीचे यहाँ पे जो प्लेट टकराई तो एक कुछ एनर्जी, मतलब कुछ वाइब्रेशन हुई। उस वाइब्रेशन कहते हैं हम सिस्मिक एनर्जी, उसको क्या कहते हैं, सिस्मिक एनर्जी तो जनरेट हुई। अब ये अर्थ के नीचे इसके ठीक ऊपर जो पॉइंट होता है, मतलब यहाँ पे जो जनरेट हुआ है उसको कहते हैं हम एपिसेंटर। अब जैसे मान लो कि ये दो प्लेट है, ये क्या है, दो प्लेट है, यहाँ पे जनरेट हुआ है, फिर ये वाइब्रेशन ऐसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, फिर इससे दूर ऐसे वाइब्रेशन कैसे होता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन ऐसे होता है, तो इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, फिर ऐसे धीरे 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 करके ये, जैसे मान लो एक घर यहाँ पे है हमारा और एक घर हमारा यहाँ पे है, तो इस घर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर इस घर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अर्थक्वेक का? ऑब्वियसली इस वाले घर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जहाँ पे ये घर है वहाँ पे हमारा जो अर्थक्वेक है वहाँ पे जनरेट हुआ है, वहाँ पर दो प्लेट्स टकराई है, और यहाँ पे ये पहुँचते पहुँचते ये जो वाइब्रेशन है ना, ये थोड़ी सी धीरे हो जाती है, थोड़ी सी धीमी हो जाती हैं, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे दूर, थोड़ी सी दूर, इसके दूर कम इम्पैक्ट होता है। जहाँ पर जनरेट हुई वहाँ पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, तो इसको कहते हैं एपी सेंटर। अब फिर ये ऐसे घूमती घूमती, मतलब ऐसे गोल गोल वाइब्रेशंस होते हैं हमारे, तो इधर वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पे ये फिर ऐसे ये गोल गोल, मतलब इस पर ज़्यादा होगी, फिर ऐसे यहाँ कम 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 होती चली जाएगी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। डिस्ट्रक्शन मतलब अर्थक्वेक के द्वारा जो तोड़ फोड़ होती है, जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो तोड़ फोड़ होती है, तो वो डिस्ट्रक्शन वो होता है। ये हमारे जो गोल गोल हैं ये सिस्मिक वेव्स, इनको कहते हैं सिस्मिक वेव। सिस्मिक एनर्जी से हमारी क्या बनी, हमारी बनी सिस्मिक वेव्स। तो ऐसे हमारा क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। और अब अर्थक्वेक के हमारी 3 टाइप्स हैं। आई होप आपको अर्थक्वेक के बारे में पता चल गया होगा। अब अर्थक्वेक हमारा क्या है, अर्थक्वेक के 3 टाइप्स है। कौन सा, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। इसमें सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है, आप आने वाले चैप्टर में इसको पूरा डिटेल में पढ़ लोगे। अभी ये सिर्फ जान लो कि 3 टाइप्स है, एक पी वेव्स होती है, एक एस वेव्स होती है और एक एल वेव्स होती है। इनका अलग अलग नाम भी है, जैसे पी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, एस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और एल वेव को हम सरफेस वेव कहते हैं। यहाँ पे ये देखो, एल वेव को हम क्या कहते हैं, सरफेस वेव्स कहते हैं। तो ये हो गया हमारे अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक कैसे जनरेट होता है, कहाँ पे ज़्यादा जनरेट होता है और किस पॉइंट को हम किसको फोकस बोलते हैं, किसको एपिसेंटर बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अर्थक्वेक। अब इसके आगे देखेंगे हम। अब यहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में बता रखा है कि अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता हो कितना होगा, अर्थक्वेक कब आने वाला है, किस टाइम पर आने वाला है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए हम तैयार हो सकते हैं। जब कभी अर्थक्वेक आता है तो उसके लिए हम तैयार होते हैं। तो जब हम वैसे हमें ये नहीं पता होता कि जैसे कि अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन हम कुछ जो हमारे एनिमल्स हैं उनके बिहेवियर, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ ऐसी गतिविधियाँ करने लग जाते हैं जिससे हमें पता चलता है अच्छा अर्थक्वेक आने वाला है। अर्थक्वेक आने से पहले अब मैं
आपको बता रही थी कि अर्थक्वेक को हम क्या नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एनिमल्स के बिहेवियर या उनकी कुछ गतिविधियों से हमें पता चल जाता है कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे कि क्या बिहेवियर है उनका, जैसे कि फ़िश जो है, हमारी जो मछलियाँ हैं वो एग्रीगेटेड होना चालू हो जाती है। एग्रीगेटेड मतलब कि उत्साहित, मतलब वो थोड़ी सी बेचैन सी हो जाती है, वो इधर उधर घूमने लग जाती है, पानी में बेचैन सी हो जाती है। फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा भाई अर्थक्वेक आने वाला है। उनको एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है, पता नहीं कैसे। अब स्नेक्स जो है, जैसे स्नेक्स क्या रहता है, अर्थ के अंदर रहते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर रहते हैं, अर्थ के अंदर बोल रहे, ज़मीन के अंदर रहते हैं। और फिर वो ना जब जैसे ही अर्थक्वेक आता है ना, वो ज़मीन से बाहर आने लगते हैं। तो आप इससे भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है। तो ये है हमारी कुछ प्रिडिक्शन जो हम एनिमल्स के बिहेवियर को देख के समझते हैं कि अच्छा भाई हमारा अर्थक्वेक आने वाला है। अब यहाँ पर एक अर्थक्वेक की क्या दे रखी है, केस स्टडी दे रखी है। केस स्टडी मतलब अर्थक्वेक के बारे में बता रखा है कि एक बार अर्थक्वेक आया था हमारा, कहाँ पे, भुज में। वो आया था हमारा 6.9 रिक्टर स्केल। अभी मैं आपको बताऊँगी रिक्टर स्केल क्या होता है, अभी इसको पढ़ लो, केस स्टडी को समझ लो, अभी मैं रिक्टर स्केल के बारे में बताऊँगी। तो ये आया था हमारा 26 जनवरी 2001 को भुज में, जो कि भुज कहाँ पर है, भुज है हमारा गुजरात में पड़ता है हमारा भुज। तो ये 26 जनवरी 2001 को आया था और 6.9 आया था, ये याद रखना कि 6.9 आया था। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैसी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव करने वाला था, मतलब इस सारी बिल्डिंग हिला दी थी इसने, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर, तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसमें बताया जा रहा है कि स्कूल की जो कंडीशन है, स्कूल में बहुत ही बेकार कंडीशन हो गई थी। 971 स्टूडेंट जो है हमारे, 971 स्टूडेंट की और 31 स्टूडेंट की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। उन्होंने अपनी लाइफ खो दी थी, ये बता रखा है। फिर बता रखा है कि भुज में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था। भुज में कहीं पर मतलब कि हम मेडिकल सप्लाईज़ बहुत, मतलब मेडिकल गवर्नमेंट ने क्या करा, मेडिकल सप्लाई पहुंचाई वहाँ पे। कहीं पर कुछ जगह पर मेडिकल सप्लाई भी नहीं पहुंच पाई, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था। क्या डिस्ट्रक्शन हुआ था कि वहाँ पे वाटर सप्लाई, वाटर पाइपलाइंस, पावर सप्लाई, पावर स्टेशंस, ये सब जो क्या थे वो सब टूट गए थे, ख़राब हो गए थे, वो सब ब्लॉक हो गए थे। और फायर लग गई थी सिटी में। जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो कहीं कहीं जगह पे क्या हो जाती है, फायर हो जाती है, फायर लग जाती है। और वहाँ पे प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। इमरजेंसी का मतलब होता है कोई ऐसी स्थिति होती है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है कि वहाँ पर जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इसी कारण वहाँ पर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। ये था हमारा अर्थक्वेक जो भुज में आया। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ रिक्टर स्केल क्या होता है। अब देखो यहाँ पे इसमें लिख रहा है, इस वाले पॉइंट में, अर्थक्वेक को, जैसे कि हम अर्थक्वेक मेज़र करते हैं, हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं करते, मेज़र करते हैं। हम अर्थक्वेक आया तो वो कितना आया, तो एक मशीन होती है सिस्मोग्राफ। क्या होती है, सिस्मोग्राफ से हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं, ये एक मशीन होती है। अब हम देखते हैं कि कितना अर्थक्वेक आया। एक अर्थक्वेक होता है कि भाई थोड़ा सा छोटा अर्थक्वेक आया है जिससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं हुई। एक ऐसा आता है बीच का, मतलब कि ना ज़्यादा, थोड़ा ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, मतलब बीच का है। एक बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करने वाला, जैसे ये भुज में आया था, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, मतलब कि तोड़ फोड़, घर टूट रहे हैं आपके, पाइपलाइंस और पावर सप्लाई बंद हो चुकी है, बिल्डिंग गिर रही है कहीं पे, तो इस तरह का डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब देखो हम ना ये जो अर्थक्वेक है इसको मेज़र करते हैं रिक्टर स्केल पे। एक स्केल होता है उसको हम मेज़र करते हैं। जैसे हमारा स्केल होता है ना, एक लंबा सा स्केल होता है जिस पे लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखे होते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक रिक्टर स्केल होता है जिसमें हम मेज़र करते हैं। क्या होता है, रिक्टर स्केल। अगर वहाँ पे रिक्टर स्केल पे जो अर्थक्वेक है वो 2 पॉइंट है, मतलब अर्थक्वेक जो है 2 पॉइंट मेज़र करा गया है, तो अर्थक्वेक वो लेस माना जाता है। मतलब कि बहुत ही छोटा अर्थक्वेक है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा, बस ऐसे ही हिला विला के थोड़ा सा चला जाएगा। फिर अर्थक्वेक अगर 5 मेज़र किया गया, 5, तो वो थोड़ा सा डैमेज करेगा, चीज़ों को हिलाएगा। चीज़ें जैसे क्या कि टेबल पे कुछ चीज़ रखी है तो वो गिर जाएगी, तो ऐसा कुछ डिस्ट्रक्शन होगा। 6 है तो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। 7 है तो भाई बिल्डिंग गिर जाएगी, घर वर गिर जाएंगे आपके,
बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। तो एक तो 2, एक 5, एक 6 और एक 7। 2 पे बहुत ही कम, 5 पर आपकी चीज़ें गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, कि मतलब कि चीज़ें ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, लेकिन जो जैसे आपके कहीं पे चीज़ फेंक रखी है, पंख वंखे हिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे ही 6 पर भी थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो जाता है उसका। 7 पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, घर वर टूट जाते हैं, बिल्डिंग विल्डिंग सब टूट जाती है। ठीक है, अभी हो गया हमारा अर्थक्वेक के बारे में। अब ये है कि अर्थक्वेक हमारा आ जाता है तो उससे हम बचे कैसे, क्या क्या हमें तैयारियां करनी चाहिए अर्थक्वेक से बचने के लिए। तो जब कभी भी अर्थक्वेक आए, ये सिर्फ मेजर बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आने के टाइम पर आप ना जैसे क्या कर सकते हो, जैसे अर्थक्वेक आ गया, आप किचन के काउंटर मतलब जो किचन होता है वहाँ पे जैसे स्लैब सी होती है उसके नीचे आप बैठ सकते हो, टेबल या डेस्क के नीचे आप बैठ सकते हो। और जैसे वॉल है, मतलब कमरे हैं, कमरे वॉल के कॉर्नर पे जाके आप खड़े हो सकते हो। और आपको किससे दूर रहना है, फायर वाले प्लेसेस पे दूर रहना है, जहाँ पर चिमनी वगैरह है, जहाँ पर शीशे वगैरह हैं, पिक्चर वगैरह है। क्योंकि अर्थक्वेक जैसे आता है ना, तो जहाँ पे जो शीशे हैं ना वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, शीशे टूट जाते हैं। तो अब बाई चांस अगर आप शीशे के पास खड़े हो तो क्या पता आपके शीशे आपके ऊपर गिर जाएँ, तो आपको शीशे से दूर रहना है। और ये सब मतलब कि अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज़ को, इन सबको बताना है कि आपको कैसे इनसे दूर रहना है और कैसे आप कोई भी डिज़ास्टर आए तो उसको कॉन्फिडेंटली फेस कर सके, कैसे आप उससे बच सकें। तो ये सब तैयारियां हैं जो हमें करनी चाहिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं सी वेव के बारे में। तो सी वेव क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ तुम्हें सी वेव क्या होता है। सी वेव्स, तो सी वेव्स क्या होता है, जैसे हमारे जो ये क्या है, ओशियन है, क्या है, ओशन है। जब इस ओशन में जो पानी है अप डाउन होता है, मतलब एक बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे क्या बनती है, लहरें बनती है ना। तो इन लहरों को ही हम क्या कहते हैं, सी वेव्स। मतलब एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। तो ये जो है एक वेव लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब ये काम सी करती है तो उसको सी वेव कहते हैं। बस यही होता है हमारा सी वेव। ठीक है, तो पता चल गया आपको सी वेव क्या होता है। ठीक है, अब सी वेव क्या करती है, हमारी जो ये पत्थर होते हैं ना, सी वेव जैसे कि मैंने क्या बताया था, ये ओशंस है, ये क्या लेके आते हैं अपने साथ, रॉक्स, सॉइल्स, ये सब लेके आते हैं। तो जैसे ये आगे आते हैं, मतलब बहुत सारा पानी आगे आता है फिर पीछे चला जाता है, तो ये अपने साथ यहाँ पे मिट्टी लेके आते हैं और यहाँ पे मिट्टी क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। तो उनसे क्या बन जाते हैं, हमारे लैंड फॉर्म्स। जैसे कि बहुत सारी मिट्टी यहाँ पे डिपॉजिट कर दी तो यहाँ का जो पार्ट है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कुछ अलग तरह का यहाँ पे लैंड फॉर्म बना देती हैं। लैंड फॉर्म मतलब कि जो लैंड का पार्ट होता है, लैंड में बहुत सारे पार्ट आते हैं, पहाड़, मतलब माउंटेन्स, प्लेट्यूज, अलग अलग तरह के, तो उनको कहते हैं लैंड फॉर्म्स। तो ये सी वेव्स करती है। सी वेव्स और क्या करती हैं, सी वेव्स का काम है, जैसे आपने कभी रॉक देखा होगा, जैसे कभी सी में क्या होता है, रॉक होता है। तो सी वेव आपको जो पानी है ना वो धीरे धीरे क्या करता है, जो पत्थर है उसको काटता है। ठीक है, पहले क्या करेगा, जैसे ये पानी है, ये पानी जैसे मान लो 3 स्टेजेस है इसकी, क्या है, 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज क्या होती है, जैसे ये पानी है वो धीरे धीरे क्या करता है, इस पत्थर को काटने लगता है, जैसे हिट करता है ना, इस पत्थर को हिट करता है। तो अगर अंदर की जो पानी होता है वो बहुत सारी चीज़ों को काटने में समर्थ होता है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें काट देता है। अगर जो पानी की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, तब आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि पानी की स्पीड हम इतनी ज़्यादा कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे कट जाती हैं। जब पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो अगर उस पर किस पे हिट करते हैं ना तो वो चीज़ जो है कट जाती है, चाहे वो किसी की भी चीज़ हो, किसी से भी बनी हो, वो कट जाती है। तो पानी की इतनी ज़्यादा पावर होती है, अगर जब उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है तो क्या होता है, जैसे ओशंस में हमारे क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, पत्थर होते हैं। तो जैसे ही इनमें जो ये वाटर है इसको हिट करेगा, क्या करेगा, इसको हिट करता है जब, तो इसमें ये क्या करता लग जाता है, एक होल सा बनाने लग जाता है। हिट किया ये पत्थर जो है कटने लग जाता है और इसका होल सा बनने लगता है, और ये क्या बन जाता है, एक गुफा। गुफा को हम क्या बोलते हैं, गुफा को हम बोलते हैं केव। एक गुफा सी बन जाती है ये, जैसे मान लो ये ऊपर हमारा रॉक का पार्ट है और एक क्या बन जाती है, गुफा बन जाती है, बिल्कुल। अब इस केव को हम क्या कहते हैं, किसके द्वारा बनी है, ये बनी है सी के द्वारा, तो इसे कहते हैं हम सी केव। ठीक है, अब ये केव बन गई, तो फिर अब भी पानी रुक नहीं रहा है, बार बार इसको क्या कर रहा है, काटे जा रहा है।
तो इतना काटने के बाद ये जो केव है ना ये आर पार हो जाती है इस तरह, जैसे कि सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट बचता है और ये क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है। यहाँ से भी खुली और पीछे की साइड से भी खुली होती है। इसको हम कहते हैं सी आर्च। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं सी आर्च। जब जो केव है वो आर पार हो जाती है उसको कहते हैं हम सी आर्च। अब भी पानी नहीं रुकेगा। पहली स्टेज क्या थी, सी केव बना। दूसरी स्टेज क्या थी, सी आर्क बना। अब भी पानी रुकेगा नहीं, पानी कंटिन्यूसली इस पर हिट करता रहेगा और बहुत ज़्यादा हिट करने के बाद इसका जो एक पार्ट है इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जिसकी ये पार्ट है इस पर पानी ने इतना हिट किया कि ये वाला जो पार्ट है ये अलग हो गया। इसको हम कहते हैं स्टैक। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम स्टैक कहते हैं हम। तो इस तरह हमारा जो सी का जो पानी है, सी वेव्स हैं, सी का पानी आप बोल सकते हो उनको सी वेव, जो अप डाउन ऐसे करके जब आती है और जो किसी भी पत्थर को हिट कर देती है तो वो क्या कर देती है, पहले सी केव बनाती है, फिर सी आर्च बनाती है एंड देन फिर क्या बनाती है, स्टैक। सी केव, सी आर्च और फिर क्या बनाती है, स्टैक बनाती है। इस वर्टिकल स्टैक को हम क्या कहते हैं, सी क्लिफ भी कहते हैं। ये जो वर्टिकल है, किसकी वर्टिकल है ये सी के वर्टिकल में खड़ा हुआ है, इसको कहते हैं हम सी क्लिफ भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सी वेव का काम। तो सी वेव ये काम करती है हमारी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं वर्क ऑफ आइस। क्या पढ़ रहे हैं हम, वर्क ऑफ आइस। हमने वर्क ऑफ सी देखा, किस तरह से सी वेव काम करती है, सी देखा। अब हम पढ़ रहे हैं वर्क ऑफ आइस की आइस का क्या काम होता है। तो आपने देखा होगा हिमालयास में बर्फ़ जमी होती है, ठीक है। क्या होती है, बर्फ़ जमी होती है। उनको हम, जो ये बर्फ़ की जो रिवर्स होती हैं, ये जो आइस की रिवर्स होती है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ग्लेशियर्स। इनको हम कहते हैं ग्लेशियर्स। जो हमारी आइस वाली जो रिवर्स होती है उनको कहते हैं ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर्स भी जैसे हमारा सी वेव काम करता है ऐसे भी ग्लेशियर्स काम करती है। ग्लेशियर क्या करती है, जैसे सी वेव हमारे स्टोन्स को काटते हैं, ऐसे ही हमारी ग्लेशियर्स भी स्टोन को, सॉलिड रॉक को काटती हैं, इरोड करती हैं। और जैसे ये ग्लेशियर्स किसकी फॉर्म में, अभी ग्लेशियर्स है हमारी आइस की फॉर्म में। जैसे तो आइस जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो आइस क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। मेल्ट मतलब पिघलने लगती है। तो आइस जब पिघलेगी तो जैसे बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे आइस है, तो ये आइस जब पिघलती है ना तो एक नदी सी बन जाती है। क्या बन जाती है, एक रिवर बन जाती है, एक झरना बन जाता है। और मैंने क्या कहा था कि नदी अपने साथ क्या लेके आती है, स्टोन्स, सैंड्स, ये सब मटेरियल लेके आती है। तो जब ये ग्लेशियर की जो नदी है, ये जो ग्लेशियर्स है जब अपने साथ क्या लेके आते हैं, स्टोन, सैंड, रॉक, ये सब जो लेके आते हैं, यहाँ पे से ये लिख रहा है कि अपने साथ क्या लेके आ रहे हैं, रॉक्स लेके आ रहे हैं, स्मॉल रॉक्स, सैंड लेके आ रहे हैं। और ये फिर एक जगह क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। डिपॉजिट मतलब कि एक जगह उसने जमा कर दिया। ये अपने साथ यहाँ पे लेके आ रही है, ग्लेशियर्स अपने साथ इसको लेके आ रही है, और फिर यहाँ पे इसने, मान लो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसको डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट मतलब कि एक जगह उसको जमा कर देना, इसका मतलब ये मतलब होता है डिपॉजिट का। फिर जब एक जगह इसको जमा कर देते हैं ना तो एक कुछ अलग तरीके से यहाँ पे क्या बन जाता है, लैंड फॉर्म बन जाता है। उसको हम कहते हैं ग्लेशियर, क्या कहते हैं, ग्लेशियल मोराइंस, ग्लेशियल मोराइंस, ठीक है। तो जो आइस के द्वारा बनाई जाती है, जो ग्लेशियर्स के द्वारा बनाई जाती है, उसको कहते हैं हम ग्लेशियल्स मोराइन। तो ये हो गया हमारा वर्क ऑफ आइस। अब हम पढ़ते हैं वर्क ऑफ विंड। अब हम पढ़ रहे हैं वर्क ऑफ विंड। तो हमने वर्क ऑफ आइस पढ़ा, हमने वर्क ऑफ सी पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं विंड का क्या काम होता है। विंड, देखो विंड क्या होती है, मैंने आपको बताया था, एक होती है हमारी एयर और एक होती है हमारी विंड। अब एयर और विंड में फ़र्क समझो, एयर और विंड में फ़र्क क्या है। जब हमारी जो हवा है वो हॉरिजॉन्टली चले, मतलब कि इधर से उधर या फिर इधर से इधर, जब क्या चले, हॉरिजॉन्टल चले, जिसकी वो हॉरिजॉन्टल चल रही है, ऐसे चल रही है, वो ऊपर नीचे नहीं चल रही है। हवा ऊपर नीचे भी चलती है, वो अभी ऊपर नीचे नहीं चल रही है, वो क्या चल रही है, हॉरिजॉन्टल चल रही है, ऐसे चल रही है या फिर ऐसे चल रही है। तो इसे हम कहते हैं विंड, ठीक है। और जब हमारी एयर जो है वर्टिकल चल रही है, मतलब कि ऊपर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, या फिर दोबारा से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो इसको हम कहते हैं एयर। एक डिफरेंस ये है, विंड क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, और एयर हमारा वर्टिकल को भी हम एयर कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को भी हम एयर ही कहते हैं।
फ़र्क बस ये है कि विंड जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल को हम कहते हैं। मैंने क्या कहा अभी? मैंने कहा कि जब हमारी जो हवा है वो हॉरिजॉन्टल चलती है, मतलब ऐसे या फिर ऐसे, तो उसे विंड भी कहते हैं हम और एयर भी कहते हैं। लेकिन जब हमारी जो हवा है वो वर्टिकल चलती है, ऊपर से नीचे ऐसे चलते हैं, तो उसे सिर्फ हम एयर कहते हैं। विंड हम किसे कहते हैं? जो हमारे सिर्फ हॉरिजॉन्टल चल रही है। तो एयर हम दोनों को कह रहे हैं, विंड हम सिर्फ एक को कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया विंड क्या है और एयर क्या है। तो आपने देखा होगा डेजर्ट्स में, डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान में, जैसे कि हमारे राजस्थान में डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट। राजस्थान में एक डेजर्ट है थार डेजर्ट। तो रेगिस्तान में क्या होता है, विंड क्या करती है, हवाएं ऐसे चलती है हमारी हॉरिजॉन्टल, यहाँ से यहाँ चलती है। तो राजस्थान में क्या होता है, रेत ही रेत होता है, रेत के टीले होते हैं। क्या होते हैं? रेत के टीले होते हैं। तो मान लो ये जो रेत है ना बहुत हल्की होती है। रेत जब हल्की होती है तो जब कभी हवा चल रही है, ऐसे विंड चल रही है हमारी, क्या चल रही है, विंड चल रही है हॉरिजॉन्टल। तो मान लो कि जैसे यहाँ पे कोई रेत का टीला है, ऐसे कोई रेत के टीले बने हुए हैं, हवा चली, इस रेत के टीले को ये उड़ा के ले गई और यहाँ पे इसने इसको क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो ये क्या करती है, इधर से इधर क्या कर देती है, इसने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। अब ये जो बना है विंड के द्वारा, ये जो सैंड का हमारा क्या बना है, एक टीला बना है, इसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स इन्हें हम कहते हैं। तो सैंड ड्यून्स क्या कहते हैं कि जब रेत का टीला विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट कर दिया जाए और वो एक नई स्ट्रक्चर बन जाए वो, तो उसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। अब हमारे जैसे रेगिस्तान में हमारे जो पत्थर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, रॉक। हमारे जो क्या पाए जाते हैं, पत्थर, रॉक जो पाए जाते हैं वो हमारे कुछ मशरूम के शेप में होते हैं। मशरूम की शेप कैसी होती है, कुछ इस तरह की होती है मशरूम की शेप। तो इस तरह के हमारे क्या पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं हमारे वहाँ पे डेजर्ट में। अभी मैं बताऊँगी वहाँ पे मशरूम शेप के पत्थर क्यों होते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो, ये क्या है, एक मशरूम की शेप का पत्थर है। जैसे मैंने आपको मशरूम की शेप बताई थी वैसे ही इसकी शेप है, देख पा रहे हो, जिसकी क्या है, मशरूम की शेप है इसकी। तो ये जो पत्थर है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये नॉर्मली डेजर्ट में पाए जाते हैं। अब ऐसी इनकी शेप क्यों होती है, तो वो भी हम समझेंगे ऐसे इनकी शेप होती क्यों है। तो हमने देखा कि डेजर्ट में कैसे पत्थर पाए जा रहे हैं, मशरूम शेप के पत्थर पाए जाते हैं। अब वो मशरूम शेप के पत्थर कैसे होते हैं, नीचे से तो क्या होते हैं, हमारे नीचे से वो थोड़े से पतले होते हैं और ऊपर से क्या होते हैं, ऊपर से थोड़े से मोटे होते हैं। तो नीचे से वो ऐसे पतले होते हैं और ऊपर से क्या होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, इसलिए वो मशरूम की शेप बन जाती है। अब वो नीचे से पतले क्या होते हैं, जैसे हमारी जो सी है वो पत्थरों को काटती है ना, ऐसे ही हमारी हवा भी पत्थरों को काटती है। जैसे हवा चल रही है, जैसे हवा चलने के कारण ये जो पत्थर का जो नीचे वाला एरिया इतने तेज़ फोर्स लगाती है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे का पत्थर है, ये धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है। ये यहाँ से, जैसे कि ये पत्थर है, मान लो पहले ये इतना मोटा था, हवा चली फिर ये इतना पतला हो गया, मतलब कि यहाँ के ये छोटे जो ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये इतना हो गया, मतलब हवा चली ये इतना हो गया। ये 1 या 2 साल में नहीं होता, इसको बहुत सारे साल लगते हैं, बहुत साल लगते हैं ये सब प्रोसेस होने में। आप जो समझ रहे हो कि 1 या 2 साल में होता है, नहीं, 1-2 साल में नहीं होता, इसको बहुत साल लगते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कर दिया, विंड ने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, इसको काट दिया, इसको अलग कर दिया। तो इसलिए हमारे जो है डेजर्ट में कैसे पत्थर पाए जाते हैं, मशरूम शेप के, क्योंकि जो हवा है वो ऐसे नीचे की तरफ थोड़ी सी चलती है, तो जो यहाँ का जो पत्थर का जो साइड है वो ऐसे कट जाता है और ये पत्थर जो है नीचे से क्या हो जाता है, नैरो मतलब कि थोड़ा सा पतला हो जाता है। उसकी जो बेस है, मतलब नीचे वाला पार्ट है वो तो नैरो होता है, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है वो क्या होता है, वाइड मतलब कि चौड़ा होता है। तो इस तरह के पत्थर हमारे पाए जाते हैं और हमने देख भी लिया कि ऐसे पत्थर क्यों होते हैं, विंड के कारण। विंड उन्हें क्या कर देती है, नीचे से काट देती है, इसलिए ऐसे पत्थर होते हैं। फिर हमें क्या पढ़ना है कि जब हमारे जो रेगिस्तान में, हमने देखा कि रेगिस्तान में क्या होता है कि जो पत्थर के कण हैं, सॉरी पत्थर बोल रहे हो, जो सैंड है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हल्की होती है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है। लाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा हल्की होती है, इसलिए जो विंड है, जो हवा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जब ये विंड है मतलब कुछ ज़्यादा ही हल्की होती है, जब हमारी जो सैंड है जब कुछ ज़्यादा ही हल्की होती है तो वो एक जगह से बहुत दूर ले जाती है,
विंड क्या करती है, जब हमारी जो सैंड है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ही ज़्यादा हल्की है, तो एक जगह से बहुत ही दूर डिस्टेंस पर वो ले जाके वहाँ पे उसको क्या कर देती है, लार्ज एरिया में डिपॉजिट कर देती है। मान लो यहाँ पे बहुत सारी उसने क्या कर दी, डिपॉजिट कर दी, तो यहाँ पे हमारे क्या बन जाते हैं, यहाँ पे बन जाते हैं हमारे लुइस। इसको क्या बोलते हैं, क्या बन जाते हैं हमारे लुइस। उनको कहते हैं जब हमारी जो विंड है एक लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करती है और उसको एक लार्ज एरिया में डिपॉजिट कर देती है, तो वो बन जाते हैं हमारे लुइस। ये लुइस हमें ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर ये चाइना में होती है ये प्रोसेस, लुइस वाली। अब हमने क्या क्या पढ़ा, वर्क ऑफ सी, वर्क ऑफ आइस और वर्क ऑफ विंड। इन तीनों का काम हमने देख लिया कि ये क्या क्या काम करते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ क्या क्या इन्होंने काम करा। सी क्या करती है, जैसे सी की क्या होती हैं, वेव्स होती हैं, अप डाउन ये होती है हमारी वेव्स। ये क्या करती हैं, जो पत्थर होते हैं उनमें क्या बना देती है, केव बना देती है, उनको कहते हैं हम सी केव्स। और फिर बाद में और इनमें क्या करती हैं, सी वेव और उनको हिट करने के बाद ये क्या बन जाते हैं, आर पार हो जाते हैं, तो ये बन जाते हैं हमारे आर्च। जब ये आर पार हो जाते हैं, फिर आर पार हो गए, फिर भी हमारी जो वेव है वो रुकती नहीं है, वो और इस पर हिट कर देती है, और इस पर हिट करने के बाद ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस पार्ट को हम कहते हैं स्टक। क्या कहते हैं, स्टक कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सी का काम। अब हम देखते हैं आइस का काम। आइस भी हमारी ऐसी होती है, जब हमारी आइस की रिवर होती है, जब हमारी जैसे हिमालयाज़ पर आइस जमी हो, तो आइस की रिवर को हम कहते हैं ग्लेशियर। तो जब ग्लेशियर्स जो हमारे आइस है, गर्मी होने के कारण जब ये पिघलने लगते हैं तो इनकी बहुत सुंदर इनका झरना बन जाता है, और ये अपने साथ क्या लेके आते हैं, सैंड वगैरह इनके साथ होता है, सैंड, छोटे छोटे रॉक, ये सब लेके आती है, और ये एक जगह क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। डिपॉजिट इन्होंने कर दिया, फिर उस डिपॉजिट करने के बाद क्या बन जाते हैं, हमारे बन जाते हैं ग्लेशियर्स मेरोइंस। क्या बन जाते हैं, ग्लेशियर्स मेरोइंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका काम, ये हो गया हमारा सी का आइस का काम। अब हम विंड का काम हम क्या देखा, विंड में देखा कि भाई जो हमारे वहाँ पे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में मशरूम रॉक्स पाई जाती है, और जो विंड है वो एक जगह की रेत की टीले को दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है, मतलब कि उड़ा के ले जाती है। ये इससे हमारे क्या बन जाते हैं, इनको कहते हैं हम सैंड ड्यून्स। अब जब ये जो हमारी विंड है जब एक लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करती है, मतलब लार्ज डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा, एक लार्ज एरिया में जाके इसको डिपॉजिट कर दिया, तो हमारे बन जाते हैं लुइस हमें ज़्यादातर चाइना में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया है। सो